हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। तो ये है घटना चक्र जो आई दृष्टि की आई हुई है, उसका सेकंड पार्ट है जो डिस्कस किया जा रहा है। और एक पार्ट इसका आ चुका है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उसको बहुत ही अच्छे से इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की गई है। अब इसमें क्या करना है, ये सेकंड पार्ट है। इसमें मतलब हर चीज़ नहीं पढ़ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होगा बस उसी को हम लोग कवर करते चलेंगे। तो चलिए फटाफट इसको, मतलब इसके करीब आपके 5 से 6 पार्ट आएंगे और ये पूरी दृष्टि आपकी कवर हो जाएगी। और बाकी जो आगे का, क्योंकि एग्ज़ाम आपको पता ही है कि पोस्टपोन हो गया है पीसीएस का, वो दिसंबर में चला गया है। तो बिहार पीसीएस हो या यूपी पीसीएस हो या फिर आरओ एआरओ हो, सभी में ये आपका करंट अफेयर्स जो है, ये जो आई दृष्टि है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बाकी उधर के जो होंगे वो आपका क्रॉनिकल हो गया या मंथली जो भी होगा वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा टाइम टू टाइम। तो अभी आपको फ़िलहाल यही देख के चलना है। और चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है इस लेक्चर में। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिया एआई मिशन। इंडिया एआई मिशन में हमें क्या देखना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस ये ध्यान दीजिए जो इंपॉर्टेंट लाइन है वही हम लोग देखेंगे। अभी क्या हुआ है कि मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया एआई मिशन को मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, अब इसमें बजट क्या निर्धारित किया गया है, इतना ज़्यादा तो हम लोग मतलब अगर पढ़ भी लेंगे तो याद नहीं रह पाएगा कि ये सब आंकड़े इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो इसको स्किप कर देंगे। ठीक है, अभी क्या हुआ, इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दी गई है और ये जो मिशन है इसके लिए जो बजट निर्धारित किया गया है वो अगले 5 वर्षों तक के लिए है। ये अगले 5 वर्षों तक के लिए निर्धारित किया गया है और इस मिशन को लॉन्च किया जाना भारतीय एआई पारिस्थितिक तंत्र को मजबूती प्रदान करने की दिशा में क्या है, एक महत्वपूर्ण कदम है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट लाइन क्या हो जाता है कि इस मिशन को इस मिशन को डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंतर्गत इंडिया एआई इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीज़न द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। क्या है कि ये जो मिशन है इसको डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंतर्गत इंडिया एआई इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीज़न द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। अब इसमें आगे क्या बोल रहा है कि इसके इंडिया एआई मिशन के निम्न घटक हैं, क्या क्या हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब आपको ध्यान नहीं देना, बस ये ध्यान रखिए किसके द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा और ये अगले 5 वर्षों के लिए जो है बजट निर्धारित किया गया है और ये किसके उसमें है, इसका उद्देश्य क्या है, बस इतना ही आपको ध्यान देना है। आगे चलते हैं। आगे हमारा जो इम्पोर्टेंट होने वाला है वो है दूरसंचार अधिनियम 2023। दूरसंचार अधिनियम 2023 क्या हुआ है अभी इसको, यह दूरसंचार अधिनियम 24 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ये अधिनियम बन गया है। तो इसको मतलब कब राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है, 24 दिसंबर 2023 को दिया था, इसके बाद ये अधिनियम बन गया। अभी क्या हुआ है कि दूरसंचार अधिनियम 2023 का जो मुख्य उद्देश्य है वह है दूरसंचार सेवाओं और दूरसंचार नेटवर्क के विकास, विस्तार, संचालन, स्पेक्ट्रम के आवंटन और उससे जुड़े जो मामले हैं उससे संबंधित कानून में संशोधन करना, ये इसका क्या है, उद्देश्य है। आगे क्या कहता है कि ये जो निम्नलिखित गतिविधियां होंगी इनके लिए केंद्र सरकार से पहले ऑथोराइजेशन प्राधिकार प्राप्त करने की जरूरत होगी। क्या क्या मतलब, क्या करने के लिए, दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए, दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, संचालन, रखरखाव, विस्तार करने के लिए, रेडियो उपकरण धारण करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। इतना तो ठीक है। स्पेक्ट्रम को नीलामी द्वारा आवंटित किया जाएगा। जो स्पेक्ट्रम होगा उसको किसके द्वारा, नीलामी द्वारा आवंटित किया जाएगा, सिवाय निर्दिष्ट उपयोग को छोड़ करके, जहां इसे प्रशासनिक आधार पर आवंटित किया जाएगा। फिर क्या दिया है इसमें, क्या मतलब और चीज़ें निर्धारित की गई, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच जो संदेश होंगे, मैसेजेस होंगे, उनकी एक श्रेणी को कुछ आधारों पर इंटरसेप्ट, मॉनिटर या ब्लॉक किया जा सकता है। केंद्र सरकार यूजर्स की सुरक्षा के लिए उपाय प्रदान कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा आपको नहीं ध्यान रखना, बस ये लाइन ध्यान दीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। भारतीय तार अधिनियम 1885 के तहत जो वंचित क्षेत्र हैं उनमें जो दूरसंचार सेवाएं प्रदान की जाएंगी उनके लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड की स्थापना की गई थी। भारतीय तार अधिनियम 1885 के तहत वंचित क्षेत्र में जो दूरसंचार सेवाएं हैं उनको प्रदान करने के लिए
यूएसओएफ की स्थापना की गई थी। यूएस मतलब यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड की स्थापना की गई थी। अब जब ये दूरसंचार अधिनियम 2023 आया तो इसने इस प्रावधान को बदल करके इस प्रावधान को बरकरार तो रखा, लेकिन जो फंड था उसका नाम बदल करके क्या कर दिया, DIF कर दिया। यूएसओएफ के बजाय क्या कर दिया, इसका नाम डिजिटल भारत निधि कर दिया गया। क्लियर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे चलते हैं हम, और इसका उद्देश्य क्या है कि वही कि डिजिटल भारत निधि के प्रबंधन एवं कार्यान्वयन को बेहतर बनाना, तो यही सब इसका क्या है, उद्देश्य है। आगे क्या कह रहा है कि यह जो अधिनियम है ये विभिन्न आपराधिक और सिविल अपराधों को निर्दिष्ट करता है, ठीक है। और इसमें क्या है, प्राधिकार प्राप्त किए बिना दूरसंचार सेवाएं प्रदान कर रहे हैं अगर, या दूरसंचार नेटवर्क या डाटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करना, ये 3 वर्ष तक की क्या है, 3 वर्ष तक की सजा है। साथ ही क्या है, 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों प्रकार से आपको दंड मिल सकता है। प्राधिकार प्राप्त करने के नियम और शर्तों का उल्लंघन करने पर 5 करोड़ तक का जुर्माना आप पर लगाया जा सकता है। क्लियर। अनधिकृत उपकरण रखने या अनधिकृत नेटवर्क या सेवा का उपयोग करने पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ये जो आपको सजा एक बार क्या करना है, एक नज़र इस पर डाल देना है। आगे क्या कह रहा है कि दूरसंचार अधिनियम जो 2023 आया उसके अंतर्गत सख्त नियम, किसी व्यक्ति के पास अधिकतम कितने सिम कार्ड हो सकते हैं इसे भी नियंत्रित किया गया है। तो पूरे भारत में प्रति व्यक्ति 9 सिम कार्ड की सीमा निर्धारित की गई है। हालांकि जम्मू कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर लाइसेंस प्राप्त जो कुछ सेवा क्षेत्र हैं उन जैसे क्षेत्रों में यह सीमा घटाकर 6 कर दी गई है। तो ये भी लाइन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, लोक परीक्षा अधिनियम, लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 लाया गया। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अभी क्या हुआ, 21 जून 2024 को केंद्र सरकार द्वारा लोक परीक्षा अधिनियम 2024 के प्रावधानों को लागू करने के लिए ये अधिसूचना जारी की गई। अब इसमें क्या है कि 12 फरवरी को इसमें राष्ट्रपति द्वारा इसको मंजूरी दी गई। और इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है, लोक परीक्षा में जो अनुचित साधन है उसके उपयोग को क्या करना है, रोकना है। लोक परीक्षा में जो अनुचित साधन है उनके उपयोग को रोकना इसका क्या है, उद्देश्य है। अब इसमें क्या है कि इसमें कौन कौन सी परीक्षाएं शामिल की गई हैं, तो है UPSC है, संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, राष्ट्रीय परीक्षा अभिकरण, बैंकिंग, कार्मिक चयन संस्थान, केंद्रीय सरकार के मंत्रालय विभाग और भर्ती के लिए उनके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय। क्लियर। तो ये हो गया। अब ये जो निर्दिष्ट अपराध हैं इनके लिए 3 से 5 साल तक की आपको कैद की सजा दी जाएगी। साथ ही क्या किया जाएगा, 10 लाख रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान इस अधिनियम में आया है। कितना, 3 से 5 साल तक की सजा और 10 लाख तक का जुर्माना। क्लियर। और ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है कि इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध संज्ञेय, गैर जमानतीय और अशमनीय होंगे। क्लियर। सभी अपराध जो होंगे इसके तहत संज्ञेय, गैर जमानती और अशमनीय होंगे। संगठित अपराध करने वाले व्यक्तियों या व्यक्ति समूह को 5 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक के, वो ऐसे था कि 3 से 5, लेकिन जो संगठित अपराध कर रहे हैं, व्यक्ति समूह जो अपराध कर रहा है उसके लिए 5 से 10 साल तक की सजा होगी और कम से कम 1 करोड़ रुपए तक का उसको जुर्माना देना पड़ेगा। क्लियर। आगे क्या कह रहा है, न्यूनतम पुलिस उपाधीक्षक यानी DSP जो हैं या सहायक पुलिस आयुक्त जो होंगे, इस रैंक वाले अधिकारी ही इस अधिनियम के तहत अपराधों की जांच करेंगे। DSP और कौन, सहायक पुलिस आयुक्त की रैंक वाले जो अधिकारी होंगे वो इस तरह के अपराधों की जांच करेंगे। और अभी क्या हुआ, बिहार विधानसभा द्वारा भी बिहार लोक परीक्षा विधेयक 2024 भी पारित कर दिया गया है। ये भी आप ध्यान रखिएगा अगर बिहार की परीक्षा देने जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन। नालंदा विश्वविद्यालय ये हमारे जो हिस्ट्री का पार्ट है वो भी है, तो इसको हिस्ट्री से रिलेट करते हुए पढ़िए। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, ये भी आपको कवर कर लेना है। क्या कह रहा है कि 5वीं शताब्दी ईस्वी में, 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के कौन थे, कुमार गुप्त प्रथम किसके थे, गुप्त वंश के थे। तो इन्होंने नालंदा बिहार में नालंदा महाविहार की स्थापना की थी। और ये नालंदा जो बिहार है ये एक क्या था, बौद्ध विहार था, जिसका विकास एक महान विश्वविद्यालय के रूप में हुआ।
गुप्त शासकों के बाद जो कन्नौज के राजा हर्षवर्धन थे 7वीं शताब्दी तथा पाल शासक जो थे 8 से 12वीं शताब्दी, इन सभी ने इसका संरक्षण किया। कन्नौज के राजा हर्षवर्धन और पाल शासक ने इनका क्या किया, संरक्षण किया। फिर क्या होता है, बाद में तुर्कों का आक्रमण हो जाता है। तुर्कों के आक्रमण के कारण 12वीं सदी में इस जो नालंदा विश्वविद्यालय था इसका पतन हो जाता है। अब इसकी क्या होती है, केवल अवशेष ही रह जाता है। फिर क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय के पतन के लगभग 6 शताब्दियों बाद इस स्थल की खोज जो है सबसे पहले 1812 में कौन करता है, 1812 में जो स्कॉटिश सर्वेक्षणकर्ता थे फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन, क्या नाम था उनका, बुकानन हैमिल्टन द्वारा की गई थी। ठीक है। उसके बाद 61-62 के दौरान अलेक्जेंडर कनिंघम आधिकारिक रूप से पहली बार इसकी पहचान प्राचीन विश्वविद्यालय के रूप में किया था। किसने किया था, अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। ठीक है, इतना चीज, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर क्या होता है, अब्दुल कलाम आज़ाद जो APJ अब्दुल कलाम जी थे, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार को प्रस्तावित किया। फिर क्या है, पुनर्स्थापना की मांग के संबंध में 2006 में सिंगापुर की सरकार और 2007 में फिलीपींस में आयोजित द्वितीय पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के नेताओं से भी सुझाव प्राप्त हो गए। तो इतना सब नहीं, बस आपको ये इतना ध्यान रखना है कि ये मतलब किसके द्वारा और किस किसने संरक्षण दिया, फिर क्या इसकी खोज कैसे हुई, बस इतना आपको ध्यान रखना। आगे चलते हैं हम लोग। अब क्या है, ये चर्चा में क्यों आया नालंदा विश्वविद्यालय, तो क्या हुआ, बिहार के नालंदा जिले में, बिहार में राजगीर है, तो नालंदा जिले में स्थित राजगीर में नरेंद्र मोदी जी ने नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया। क्लियर, ये हो गया। अब क्या है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये अधिनियम 2010 जब लागू हुआ तो जो आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय है वो कब आया, 25 नवंबर 2010 को ये अस्तित्व में आ गया। क्लियर। अब इस विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली स्थित अपने कार्यालय से कार्य करना शुरू किया और इसके लिए राजगीर में कितना 455 एकड़ भूमि प्रदान की गई है। बिहार पीछे जो देने जा रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ये ध्यान से देखिएगा कि बिहार सरकार ने इस विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर के लिए कितनी भूमि प्रदान की, 455 एकड़ भूमि राजगीर में प्रदान की गई। और इस विश्वविद्यालय की परिकल्पना भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के सदस्य देशों के बीच संयुक्त सहयोग के रूप में की गई है और इसके उद्घाटन समारोह में 17 देशों के मिशन प्रमुखों सहित कई प्रतिष्ठित अतिथि शामिल हुए थे। साथ ही नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के माध्यम से नालंदा विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान घोषित किया गया है और भारत का राष्ट्रपति इस विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष होता है। जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसका कुलाध्यक्ष कौन होगा, वो भारत का राष्ट्रपति होगा और वर्तमान में इसकी जो कुलाध्यक्ष हैं वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं और अरविंद पनघड़िया जो हैं इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं, जबकि प्रोफेसर अभय कुमार सिंह इस विश्वविद्यालय के अंतरिम कुलपति हैं। तो ये सब काफ़ी आपको इम्पोर्टेंट रूप मतलब ये सब आपको ध्यान रखना होगा। आगे चलते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट होने वाला है वो है कि स्मृति वन भूकंप संग्रहालय विश्व के सर्वाधिक खूबसूरत संग्रहालयों की सूची में शामिल किया गया है। क्या हुआ है कि 13 जून 2024 को प्रिक्स, क्या है ये, प्रिक्स वर्सल्स के तहत 2024 के लिए विश्व के सर्वाधिक खूबसूरत संग्रहालय यानी कि वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजियम्स की सूची जारी की गई है और किसके तहत, प्रिक्स वर्सल्स के तहत। अभी इसके बारे में भी पढ़ेंगे, पहले इतना जान लें कि इसके लिए जारी की गई और ये प्रिक्स वर्सल्स के इतिहास में यह प्रथम अवसर है जब विश्व के सर्वाधिक खूबसूरत संग्रहालयों की सूची जारी की गई है और इस सूची में 9 संचालित न्यूली ओपेंड हैं जो या नवीनीकरण की प्रक्रिया के बाद पुनः संचालन प्रारंभ करने संग्रहालयों को शामिल किया गया है, वो ये सारे हैं। तो इतना आपको नहीं देखना, आगे चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट है बस उतना ही हम लोग को देखना है कि भुज गुजरात, भुज कहाँ है, गुजरात में है और इस भुज जो है 2001 में यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे भूकंप आया था ना बहुत भयंकर वाला, तो भुज गुजरात स्थित स्मृति वन भूकंप संग्रहालय को यूनेस्को द्वारा प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सल्स अवार्ड के लिए अल्प सूचीबद्ध शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। किसको, भुज गुजरात स्थित स्मृति वन भूकंप संग्रहालय को। और यह भारत में स्थित पहला ऐसा संग्रहालय है जिसे इस अवार्ड के लिए चयनित किया गया। तो यह पहला ऐसा है जिसे इस अवार्ड के लिए चयनित किया गया है और 28 अगस्त 2022 को नरेंद्र मोदी ने इस संग्रहालय का उद्घाटन किया था और यह आधुनिक भारत में अब तक निर्मित सबसे बड़ा स्मारक और संग्रहालय है, सबसे बड़ा स्मारक और संग्रहालय, लार्जेस्ट मेमोरियल एंड म्यूजियम है। क्लियर। और आगे आपको ये ध्यान रखना है कि भुज के उपनगरीय क्षेत्र में भुजियो डूंगर नामक एक छोटी पहाड़ी है, उस पर ये स्थित है ये परिसर।
उस पर यह परिसर स्थित है और कितने 470 एकड़ से अधिक क्षेत्र में ये क्या है, विस्तृत है। और ये जो है संग्रहालय 300 साल से अधिक पुराने भुजिया किले के साथ भी क्षेत्र साझा करता है। किसके? भुजिया किले, भुजिया फोर्ट। क्लियर। और इस स्मारक एवं संग्रहालय को किसने डिजाइन किया था? जो वास्तुकार है, आर्किटेक्ट है, उनका नाम है राजीव कठपालिया। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे है कि स्मृति वन भूकंप स्मारक में विश्व का सबसे बड़ा मियावाकी वन भी स्थित है, जिसमें 4.5 लाख से अधिक पेड़ हैं। तो मियावाकी वन विश्व का जो सबसे बड़ा है वो कहाँ पर स्थित है? यहीं पर स्थित है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी मैंने बताया था कि प्रिक्स वर्सल्स के तहत जो ये जारी किया गया है उसके बारे में भी देखेंगे। तो ये जो प्रिक्स वर्सल्स है इसको विश्व वास्तुकला और डिज़ाइन अवार्ड, द वर्ल्ड आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन अवार्ड के रूप में जाना जाता है। प्रिक्स वर्सल्स को विश्व वास्तुकला और डिज़ाइन अवार्ड के रूप में जाना जाता है। और वर्ष 2015 से प्रतिवर्ष यूनेस्को द्वारा प्रिक्स वर्सल्स जो कि वास्तुशिल्प प्रतियोगिता की एक श्रृंखला है जो विश्व भर में बेहतरीन समकालीन परियोजनाओं पर प्रकाश डालती है। क्लियर। आगे चलते हैं। मोदी सरकार 3.0 इनके तीसरी बार सरकार बनी है, तो ये चलिए देख लेते हैं। 18वीं लोकसभा के 543 सदस्यों के चुनाव के लिए जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उन्होंने कितने चरण में चुनाव? 7 चरणों की 7 चरण में कराया गया। बस इतना ध्यान रखना कितने चरण में मतदान संपन्न कराया गया? 7 चरणों में। ठीक है। और यह भारत के चुनावी इतिहास में दूसरा सबसे लंबा मतदान अभ्यास ये रहा है। आगे चलते हैं। 2024 के आम चुनाव में लगभग 96.88 करोड़ मतदाता इसके लिए पंजीकृत थे, 96.88। और विश्व का सबसे बड़ा निर्वाचक मंडल है, यह विश्व का सबसे बड़ा निर्वाचक मंडल है। क्लियर। और आम चुनाव 2024 में पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर 85 प्लस एज के वरिष्ठ नागरिक और 40% की मानक दिव्यांगता वाले लोगों के लिए घर से मतदान करने की सुविधा प्रदान की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। 40% मानक दिव्यांगता वाले लोगों के लिए घर से मतदान करने की सुविधा इस बार प्रदान की गई थी। और यह एक ऐतिहासिक कदम के तहत ग्रेट निकोबार जो है अंडमान निकोबार का, ग्रेट निकोबार की जो जनजाति है शोम्पेन जनजाति ने पहली बार आम चुनाव 2024 में मतदान किया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक लाइन और है यहाँ पे कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने आम चुनाव 2024 में जो दिव्यांग मतदाता हैं उनको अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए, इसके लिए उन्होंने जागरूक करने के लिए, प्रेरित करने के लिए अर्जुन पुरस्कार विजेता और पैरा तीरंदाज जो हैं शीतल देवी, क्या नाम है उनका? शीतल देवी, उनको ECI मतलब कि ECI राष्ट्रीय आइकॉन, मतलब ECI क्या होता है? भारतीय निर्वाचन आयोग। ठीक है। उनको राष्ट्रीय आइकॉन के रूप में नियुक्त किया गया। किसे? शीतल देवी को नियुक्त किया गया। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। किस लिए नियुक्त किया गया? जो हमारे दिव्यांग जन है वो अपने मतदाताओं का प्रयोग कर सकें, इसके लिए, उनको प्रेरित करने के लिए। आगे चलते हैं। ये जो ECI है, ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग है, उनके अनुसार जो डेटा जारी किया गया उसमें यह बताया गया कि इस चुनाव में जो 7 चरणों में मतदान हुआ उसमें टोटल कितने मतदान दर्ज किए गए? 65.79 करोड़ लोगों ने क्या किया? मतदान किया है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि सभी राज्यों और यूटीज़ में देखा जाए तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा मतदान दर्ज किया गया। टोटल राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की दृष्टि से देखा जाए, दोनों की दृष्टि से देखा जाए तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा मतदान दर्ज किया गया है। और वहीं सबसे कम देखा जाए तो बिहार में। उत्तर प्रदेश में देखा जाए, यूपी के आंकड़े पूछ लें कितना हुआ, तो 6.92% जो है वो मतदान यहाँ पे मतदान दर्ज किया गया है। आगे चलते हैं। जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन हो सकती है इसके दृष्टि से, तो वो देखा जाए तो गुजरात में स्थित जो सूरत है वहाँ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से जो भारतीय जनता पार्टी के कौन? मुकेश कुमार चंद्रकांत दलाल, क्या नाम है इनका? दलाल। ठीक है। तो ये निर्विरोध विजयी घोषित, मतलब दलाली बिना किए ही ये क्या है वो ऐसे, मतलब ट्रिक से आप याद कर सकते हो कि गुजरात स्थित सूरत जो है लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी के मुकेश कुमार चंद्रकांत दलाल निर्विरोध विजयी घोषित हुए हैं। और 18वीं लोकसभा में भाजपा सर्वाधिक यानी कि 240 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभर करके सामने आई है। वहीं बीजेपी के बाद देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 99 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर रही है। इतना क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं।
यहाँ पे जो है लोकसभा निर्वाचन के इतिहास में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी वर्ष 2024 में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। तो ये भी मोटा मोटा आपको आंकड़े ध्यान रखना है। वहीं ध्यान रखें कि लोकसभा निर्वाचन 2024 में सर्वाधिक मतों से जीतने वाले जो 3 प्रत्याशी थे टॉप, उनमें टॉप अगर पहला आप ध्यान रखें तो उनका नाम है रकीबुल हुसैन, जो कि असम के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र धुबरी से संबंधित हैं। ठीक है। वहीं और इम्पोर्टेंट जो है 2-3 लाइन वो भी देख लेना है कि सबसे युवा सांसद के रूप में देखें तो प्रयागराज में इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था। उनका नाम है पुष्पेंद्र सरोज, जो कि 25 वर्ष इनकी उम्र है। ये 18वीं लोकसभा में सबसे कम आयु के सांसद हैं। और वहीं और ये जो है कौशाम्बी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुए हैं, समाजवादी पार्टी से संबंधित हैं। वहीं अगर महिला की दृष्टि से देखें, सबसे युवा महिला जो सांसद हैं वो वाराणसी में इनका जन्म हुआ है। उनका नाम है प्रिया सरोज, जो कि 25 वर्ष की उम्र है इनकी। ये भी सबसे कम आयु की महिला सांसद हैं और ये भी समाजवादी पार्टी से संबंधित हैं, जो कि मछली शहर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश से सांसद निर्वाचित हुई हैं। ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना। और एक इम्पॉर्टेंट लाइन जो है कि टोटल इस बार जो 2024 में लोकसभा निर्वाचन हुआ है उसमें कुल 74 महिलाएं सांसद के रूप में निर्वाचित हुई हैं, जबकि 2019 में कितनी थी? 78 महिलाएं विजयी हुई थी। और ये इनका लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने शपथ लिया है। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह के लिए भारत के पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के नेताओं को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। तो वो कौन कौन आए थे वो भी थोड़ा सा मोटा मोटा एक बार देख लेना है। जैसे श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के मोहम्मद मुइज्जू थे, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जो कि अब नहीं हैं शेख हसीना, और मॉरिशस के प्रविंद्र कुमार जगन्नाथ, पुष्प कमल दहल नेपाल के प्रधानमंत्री, शेरिंग तोब्गे भूटान के प्रधानमंत्री, अहमद अफीक सेशल्स के उपराष्ट्रपति। तो ये सब आए हुए थे। आगे चलते हैं। चंद्रबाबू नायडू जो कि आंध्र प्रदेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। और वहीं बात करें तो ये जो चंद्रबाबू नायडू हैं ये चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किए हैं, चौथी बार। वहीं ओडिशा की बात करें तो ओडिशा विधानसभा चुनाव हुआ और ओडिशा में 147 सीटें हैं। ओडिशा में 147 सीटें हैं और इसमें जो है ओडिशा में मोहन चरण मांझी नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। वहीं बात करें, एक मिनट, ये हो गया। चलिए अब देख लेते हैं नया थोड़ा सा हो गया। 4 राज्य में विधानसभा चुनाव हुआ है, 4 राज्य में विधानसभा चुनाव हुआ और वो कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, तीसरा ओडिशा और चौथा सिक्किम। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम। वहीं आंध्र प्रदेश की बात करें तो ओडिशा में जैसा कि अभी मैंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की है और चौथी बार इन्होंने शपथ ग्रहण किया है, मतलब चौथी बार ये वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। और आंध्र प्रदेश में सीटें देखें तो कितनी है? 175। कितनी? 175 है। आगे देखते हैं। दूसरा ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में जैसा कि मैंने कहा 147 है, 147 सीटें हैं और इसमें जो हैं वो कौन? मोहन चरण मांझी नए मतलब इसके मुख्यमंत्री बने हैं ओडिशा में। और वहीं कनकवर्धन सिंह देव मतलब उप मुख्यमंत्री, बस ऐसे देख लीजिए, बाकी जो है पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो सीटें हैं वो 60 हैं, 60। और इसमें जो बने हैं पेमा खांडू लगातार तीसरी बार ये यहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। कौन? पेमा खांडू जो कि बीजेपी नेता हैं। और चोमना मीन यहाँ के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। और चौथा जो है राज्य सिक्किम है और सिक्किम में देखा जाए तो 32 सीटें हैं, टोटल 32 हैं। और प्रेम सिंह तमांग जो हैं यहाँ पे सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा जो है प्रेम सिंह तमांग के नेतृत्व में जो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा है ये लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए यहाँ पे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। कौन? प्रेम सिंह तमांग। आगे चलते हैं। आगे जो है बस इसमें थोड़ा सा बस इतना ही देखना है कि जो टाइटल क्या है, धार्मिक अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है कि अभी 1950 से 2015 के मध्य भारत में जो कुल जनसंख्या है, भारत में जो टोटल जनसंख्या है उसमें अगर हिंदू की हिस्सेदारी देखें तो हिंदुओं की हिस्सेदारी में 7.82% की कमी दर्ज की गई है।
ओवरऑल जो पॉपुलेशन है उसमें अगर हम हिंदू की देखें तो वहाँ पे जो कमी दर्ज हुई है वो कितने प्रतिशत, 7.82% की कमी दर्ज की गई है, जबकि कुल जनसंख्या में मुसलमान, ईसाई और सिखों की हिस्सेदारी बढ़ी है। तो ये आपको ध्यान रखना, हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें ये ध्यान रखना है कि जो मुस्लिम आबादी है वो 2015 में बढ़ करके कितनी हो गई है, 14.09। जो 9.84% था वो 9.84% से बढ़ करके 14.09% हो गया है। वहीं अगर बात करें ईसाई की आबादी देखें तो 2.24% से बढ़कर 2.36, मतलब हर आबादी बढ़ी है। घटी कौन सी है, हिंदुओं की आबादी बढ़ी है, सॉरी घटी है, हिंदुओं की आबादी घटी हुई है देखने को मिली है, बाकी सभी जो है वो बढ़ी है। वहीं बात करें कि भारत की जनसंख्या में जैन समुदाय की हिस्सेदारी 1950 में 0.45% से घटकर 2015 में 0.36% हो गई है। यहाँ पर भी गिरावट दर्ज की गई है। और 5 गैर मुस्लिम देश हैं जिनमें म्यांमार है, भारत है, नेपाल है। कौन कौन? म्यांमार, भारत, नेपाल और बहुसंख्यक धार्मिक संप्रदाय की हिस्सेदारी में गिरावट देखी गई है, जबकि वहीं श्रीलंका और भूटान में इनकी हिस्सेदारी में वृद्धि देखी गई है। अब नेक्स्ट आता है नागरिकता संशोधन नियम। ये सब का आप लोग पढ़ चुके होंगे, कोई नया न्यूज़ नहीं है ये। फिलहाल थोड़ा सा देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होने वाला है कि 2019 में क्या हुआ था कि जो धार्मिक उत्पीड़न, यानी कोई ऐसा उत्पीड़न किया गया है जिसके डर के कारण जो पाकिस्तान है या फिर बांग्लादेश है या फिर अफगानिस्तान है, यहाँ से जो पलायन करके जो अल्पसंख्यक समुदाय है, जैसे हिंदू हो गया, बौद्ध हो गया, जैन हो गया, सिख हो गया, पारसी हो गया, ईसाई हो गया, ये सब वहाँ से पलायन करके भारत आ गए हों, तो उनको क्या है, भारत की नागरिकता प्रदान करने के लिए कब? दिसंबर 2019 में। कब? दिसंबर 2019 में विधेयक लाया गया। कौन सा विधेयक? नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को संसद में पेश किया गया। किसके लिए? कि जैसे का उनका जैसे जो मतलब इन 3 देशों से, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनका उत्पीड़न किया गया हो और वो पलायन करके भारत आ गए हो, तो उनको ये नागरिकता प्रदान की जाएगी। इस संबंध में ये विधेयक लाया गया। अभी क्या हुआ कि 12 दिसंबर 2019 को इस विधेयक को जो हमारे राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद उस टाइम, उनके द्वारा स्वीकृति दी गई और उसके बाद ये क्या है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के नाम से ये जाना गया और 10 जनवरी 2020 से ये अधिनियम लागू भी हो गया। आगे देखते हैं कि इसमें क्या है कि 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन नियम 2024 को जो है राजपत्र के माध्यम से अधिसूचित किया गया। इसमें क्या है कि वही जो कि मैंने अभी बताया कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई प्रवासियों को क्या होगा, लाभ होगा, जो 31 दिसंबर, कब से? जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश कर चुके हों और वो क्या कर रहे हों, भारत की नागरिकता चाहते हों, तो उनके लिए ये है। क्लियर हो गया होगा। और वहीं क्या है, भारतीय नागरिकता के लिए जो आपको योग्य होना पड़ेगा, उसके लिए आपको मतलब कि जो भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो आपकी योग्यता है, उसके लिए आवेदक को अपना जो मूल देश होगा, मूल धर्म होगा, भारत में प्रवेश की तारीख होगी और संविधान में जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में क्या निहित है, भाषाएं हैं, तो उस अनुसूची में निर्दिष्ट भाषाओं में से एक भारतीय भाषा का ज्ञान आपको साबित करना होगा कि हाँ है ये चीज़ें मेरे अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना। दिबांग ये आपका क्या है, ये आपका जियोग्राफी से संबंधित है कि दिबांग नदी, तो दिबांग नदी, दिहांग नदी, ये कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की नदी है। ठीक है, कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की। तो वहीं से ये क्या है, ये जो परियोजना है वहीं से संबंधित है, दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना। तो ये क्या है, ये इस परियोजना की क्षमता जो है वो 2880 मेगावाट, कितनी? 2880 मेगावाट है और जिसका निर्माण अरुणाचल प्रदेश के कहाँ पर? निचली दिबांग घाटी में। अरुणाचल प्रदेश के निचली दिबांग, मैंने क्या कहा, ये दोनों कहाँ की नदियाँ हैं? अरुणाचल प्रदेश के, तो वहीं पर ये परियोजना होगा। तो अरुणाचल प्रदेश के निचली दिबांग घाटी में निचली दिबांग घाटी जिले में स्थित एक गाँव है जिसका नाम क्या है? मुनली। क्या नाम है उसका? मुनली गांव के निकट किया जाएगा। और ये नाम क्या है, मतलब उसी नदी पर किया जाएगा, इसलिए उसी नदी के नाम पर इस परियोजना का निर्माण रख दिया गया है, यानी दिबांग नदी पर किया जाएगा, जिसका उद्गम 5000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर तिब्बत सीमा के निकट हिमालय के बर्फ से ढके दक्षिणी भाग से होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ध्यान रखना है।
तो अभी इसकी आधारशिला रखी गई है और इस परियोजना का विकास किसके द्वारा किया जाएगा? NHPC के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि इसका विकास NHPC लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। और इस परियोजना के तहत 278 मीटर ऊंचे बांध का निर्माण किया जाएगा, जो भारत का सबसे ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध होगा। हाईएस्ट कंक्रीट ग्रेविटी डैम सबसे ये होगा। 278 मीटर ऊंचे बांध का निर्माण होगा, जो भारत का सबसे ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध होगा। और इस बांध का निर्माण जो होगा वो RCC मतलब रोलर कंपैक्टेड कंक्रीट तकनीक से किया जाएगा और यह विश्व का सबसे ऊंचा RCC बांध होगा। ये लाइन भी इम्पॉर्टेंट है। और इस बांध का लक्ष्य जो होगा ये क्या होगा कि 1 महीने में कितना 5 लाख क्यूबिक मीटर से अधिक जल का संग्रहण करना, और ऐसा करने वाला यह क्या हो जाएगा? विश्व का पहला बांध हो जाएगा। और इस परियोजना की तैनाती कब तक संभव है? 2032 तक प्रस्तावित है। और इस परियोजना से क्या होगा? स्वच्छ और हरित ऊर्जा प्राप्त होगी, जिसे उत्तरी ग्रिड को प्रेषित किया जाएगा। और यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश के विकास के लिए 12% मुफ्त विद्युत प्रदान करेगी। साथ ही स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के लिए अतिरिक्त 1% मुफ्त विद्युत प्रदान की जाएगी। वहीं नेक्स्ट न्यूज़ है सिद्रापोंग। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये कहाँ पर है ये ध्यान रखना है। तो ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है। सिद्रापोंग जल विद्युत स्टेशन कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है, जो कि भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है और इसको 10 नवंबर 1897 को तैनात किया गया था। क्लियर? आगे चलते हैं। सेला सुरंग भी इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से संबंधित है? सेला सुरंग तो ये भी अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश सेला सुरंग को अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा क्या किया गया? सेला सुरंग परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया गया। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। और इस सुरंग का निर्माण कौन कर रहा है? BRO कर रहा है। BRO मतलब क्या होता है? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया जा रहा है। वो भी किस प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि BRO तो कर रहा है, लेकिन किस प्रोजेक्ट के तहत कर रहा है? उस प्रोजेक्ट का नाम है वर्तक। प्रोजेक्ट वर्तक के तहत किया जा रहा है। और सेला सुरंग समुद्र तल से जो है लगभग कितने फीट? 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और यह सुरंग जो है असम में क्या स्थित है? तेजपुर है। तो सेला सुरंग जो है ये असम स्थित तेजपुर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग से जोड़ने वाली सड़क पर बनाई गई है। और यह सेला सुरंग सेला दर्रे की हिम रेखा से काफ़ी नीचे बनाई गई है, जिससे क्या हो कि बर्फ को बिना हटाए ही सभी मौसम में आसानी से यात्रा की जा सके। ये इतना क्लियर हो गया होगा। दूसरा लाइन इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ने वाली क्या है? एक बालीपारा चारद्वार तवांग BCT मतलब बालीपारा, C से चारद्वार, तवांग। इस सड़क पर समुद्र तल से लगभग 13,700 फीट की ऊंचाई पर सेला दर्रा भी स्थित है, जो किसके लिए जाना जाता है? जोखिम भरे दुर्गम मार्ग के लिए जाना जाता है। और इस सुरंग, ये जो सेला सुरंग है, इसका निर्माण NATM द्वारा किया जा रहा है। NATM द्वारा क्या है? ये एक विधि है जिसका नाम है न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग विधि। इस सुरंग का निर्माण N से न्यू, A से ऑस्ट्रियन, T से टनलिंग और M से मेथड विधि द्वारा बनाया जा रहा है। और ये समुद्र तल से मैं बताया कि 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो इस तरीके से 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह सुरंग विश्व की सबसे लंबी दुई लेन सड़क सुरंग है। तो इससे संबंधित इतने इंपॉर्टेंट लाइन थे जो आपको देखना है। वहीं बात करें सेला सुरंग को, तो इसको इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड द्वारा 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारत में सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दे दी गई है। किसके द्वारा? इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड के द्वारा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है ब्रांक्सा पुल को मान्यता दी गई। ये कहाँ पर है? ब्रांक्सा पुल को मान्यता दी गई है। तो किसके द्वारा? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा। ये कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में है। ब्रांक्सा पुल कहाँ स्थित है? लद्दाख में। तो लद्दाख स्थित ब्रांक्सा पुल को विश्व के सबसे ऊंचे मल्टी स्पैन पुल के रूप में मान्यता दी गई है। और ये जो पुल है ये किस नदी पर है? श्योक नदी पर बनाई गई है। किस नदी पर? श्योक नदी पर ये निर्मित की गई है। और BRO द्वारा इसकी 14,900 फीट की ऊंचाई पर इस पुल का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है शौर्य की प्रतिमूर्ति। ये किससे संबंधित है? तो जो लाचित बर्फुकन है, जो
असम से संबंधित है लाचित बरफुकन, जिनका जन्म हुआ था 24 नवंबर को। लाचित बरफुकन का जन्म कब हुआ था? 24 नवंबर 1622 को हुआ था, और इनकी जो डेथ हुई थी 25 अप्रैल को हुई थी 1672 में। तो ये असम के जो अहोम साम्राज्य था उसकी शाही सेना के जनरल थे। इन्होंने क्या किया था? लाचित बरफुकन और जो इनकी सेना थी, इन्होंने मिल करके मुगलों को हराया था, और औरंगजेब के नेतृत्व में मुगल की जो लगातार बढ़ रही महत्वाकांक्षा है उनको रोकने में इन्हें सफलता प्राप्त हुई थी। क्या होता है कि सराय घाट का युद्ध होता है। सराय घाट का युद्ध ये इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में। सराय घाट का युद्ध जो हुआ था 1671 में, इसमें लाचित बरफुकन जो थे, इन्होंने असमिया सैनिकों को प्रेरित किया था, और इसी युद्ध में मुगलों को हार का सामना करना पड़ा था। तो 2022 में जो लाचित बरफुकन है, इनकी 400 यानी 400वीं जयंती वर्ष के रूप में मनाई गई, और जो सराय घाट के युद्ध में इनकी जो वीरता थी और असम सेना की जो विजय थी, उसकी याद में असम जो है वो असम में राज्य स्तर पर 24 नवंबर को, कब? 24 नवंबर को लाचित दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर? अब ये ध्यान रखना है कि क्या हुआ है कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में असम के जोरहाट में इनकी प्रतिमा, किसकी? लाचित बरफुकन की कौन सी प्रतिमा? ब्रॉन्ज यानी कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। और इस जो इनकी प्रतिमा है, स्टैचू है, वो कितने? 84 फीट है, जिसको 41 फीट आसन पर बनाया गया है। तो 41 और 84 अगर ऐड कर लेंगे तो टोटल 125 फीट। कुल ऊंचाई पूछे तो 125, और खाली प्रतिमा की ऊंचाई पूछे तो 84, और वो आसन के साथ अगर देखें तो 125 फीट है। और विश्व में अगर देखा जाए तो लाचित बरफुकन की सबसे ऊंची प्रतिमा ये यहाँ पर असम के जोरहाट में बनाई जा रही है। और इन्हीं की इस प्रतिमा को क्या नाम दिया गया है? शौर्य की प्रतिमूर्ति। क्या नाम दिया गया है? शौर्य की प्रतिमूर्ति, जिसका निर्माण जो शिल्पकार हैं रामवी सुतार, उनके द्वारा किया गया है। वहीं एकात्मकता की मूर्ति का नाम किसका दिया गया है? तो आदि गुरु शंकराचार्य, जो कि मध्य प्रदेश में अनावरण किया गया था, वहाँ के मुख्यमंत्री ने ही अनावरण किया था। तो आदि गुरु शंकराचार्य की जो प्रतिमा है उसको एकात्मकता की मूर्ति का नाम दिया गया है, जो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की मांधाता पर्वत पर स्थापित की गई है। और ये इसकी जो ऊंचाई है वो 108 फीट है, जो कि 54 फीट ऊंचे आसन पर बनाई गई है। आगे चलते हैं। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, तो ये आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में है, जो किससे संबंधित है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी से संबंधित है। और टोटल इस प्रतिमा की ऊंचाई है 125 फीट है। और विश्व में डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा यही है, जो कि कहाँ बनाई गई है? यहाँ पर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बनाई गई है। और दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें क्या किया गया है कि अभी जो 2021 में COP26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की, तो उस घोषणा के अनुरूप ये कहा गया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय क्या 2030 तक 500 गीगावाट, कितना? 500 गीगावाट नॉन फॉसिल बेस्ड यानी कि गैर जीवाश्म आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता प्राप्त करने की दिशा में कार्यरत है। कौन? नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। कब तक? 2030 तक 500 गीगावाट। ये लाइन ध्यान रखना है। अभी जो रिपोर्ट जारी की गई नवीकरणीय क्षमता सांख्यिकी 2023 की रिपोर्ट जो जारी की गई इनके द्वारा, उसमें ये बताया गया कि नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता के संदर्भ में भारत जो है विश्व में चौथे स्थान पर है। जबकि पवन ऊर्जा की दृष्टि से देखें उसमें भी भारत का स्थान चौथा है। पवन ऊर्जा में, नवीकरणीय ऊर्जा में विश्व में भारत का स्थान चौथा है। वहीं सौर ऊर्जा क्षमता की दृष्टि से देखें तो विश्व में भारत का 5वां स्थान है। ये तीनों लाइन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे देखते हैं 2024 में क्या हुआ। ये प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दी गई, और इसको क्या हुआ कि यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। और इस योजना में क्या है रखा गया है कि देश के 1 करोड़ घर को, कितने? 1 करोड़ घरों की छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना का लक्ष्य रखा गया। कितना? 1 करोड़। ये आपको लाइन ध्यान रखना है। और इस 1 करोड़ परिवार को प्रत्येक माह कितना? 300 यूनिट। ये लाइन भी कि 1 करोड़ परिवार को प्रत्येक माह 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त होगी। और इस योजना के लिए कुल जो
आउटले निर्धारित किया गया है, परिव्यय निर्धारित किया गया है, वो 75,021 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। और इस योजना के तहत 2 किलोवाट क्षमता तक की जो सौर ऊर्जा प्रणाली है उसके लिए लागत की 60% जो राशि होगी, कितनी 60% जो राशि होगी वो केंद्रीय वित्तीय सहायता के माध्यम से प्रदान की जाएगी। 2 किलोवाट तक की जो सौर ऊर्जा प्रणाली के लिए जो 60% राशि होगी केंद्रीय वित्तीय सहायता के माध्यम से दी जाएगी। वहीं 2 किलोवाट से 3 किलोवाट के मध्य क्षमता वाली सौर ऊर्जा प्रणाली के लिए जो अतिरिक्त लागत होगा 40% राशि वो सब्सिडी के रूप में प्रदान की जाएगी। तो ये दोनों लाइन ध्यान रखना है। क्लियर। आगे चलते हैं। देश के प्रत्येक जिले में एक आदर्श सौर गांव विकसित किया जाएगा जो ग्रामीण क्षेत्र में छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना हेतु रोल मॉडल के रूप में कार्य करेगा। वहीं जो रूफटॉप सौर प्रणाली से प्राप्त निःशुल्क बिजली होगी और जो सरप्लस बिजली वितरण कंपनी होगी उसको बेचने से परिवारों को हर वर्ष 15 से 18,000 रुपए तक की बचत होगी। और इस योजना के परिणाम स्वरूप जो आवासीय क्षेत्र होंगे उनकी छत पर जो सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना होगी उससे 30 गीगावाट सौर क्षमता की वृद्धि होगी। और इससे क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके उत्सर्जनों में भी कटौती होगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है बोइंग सुकन्या कार्यक्रम। बोइंग सुकन्या कार्यक्रम ये किससे संबंधित है? यह कार्यक्रम देश भर की बालिकाओं और महिलाओं को जो एक है स्टेम का मतलब क्या है? एस मतलब साइंस, टी से टेक्नोलॉजी, ई से इंजीनियरिंग एंड एम से मैथमेटिक्स। तो जो बालिकाएं हैं, महिलाएं हैं, उनको स्टेम जैसे क्षेत्रों में क्या करना है, स्किल्स को सीखने का अवसर प्रदान करेगा ये कार्यक्रम। साथ ही इसके तहत उन्हें विमानन क्षेत्र में नौकरियों के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। बोइंग नाम से ही है ना, विमानन क्षेत्र में नौकरी के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इसके तहत महिलाओं के लिए 150 नियोजित स्थान पर जो स्टेम है वो प्रयोगशालाएं निर्मित की जाएंगी, जो इस क्षेत्र में उनका करियर बनाने के लिए उनको इंटरेस्ट प्रदान करेगी, उनके इंटरेस्ट को जागृत करेगी। वहीं बात करें बैठक परिसर, यानी कि नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु कर्नाटक में बोइंग इंडिया, इस बैठक का फुल फॉर्म क्या है? बी से बोइंग, आई से इंडिया, ई से इंजीनियरिंग, टी से टेक्नोलॉजी, सी से सेंटर। तो इसमें एक अत्याधुनिक परिसर का उद्घाटन किया और यह बोइंग द्वारा अमेरिका के बाहर इस प्रकार का सबसे बड़ा क्या होगा, निवेश होगा। और यह अमेरिका के बाहर बोइंग की सबसे बड़ी एरोस्पेस इंजीनियरिंग सुविधा है। अभी क्या हुआ है, फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर, कर्नाटक के किस जगह पे, तुमकुरु में क्या HAL का मतलब है हेलीकॉप्टर और विनिर्माण फैक्ट्री, HAL हेलीकॉप्टर विनिर्माण संयंत्र की स्थापना की है। और यह एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर विनिर्माण सुविधा। ये तो 2023 का न्यूज़ है, एक बार पूछा भी था एग्जाम में। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है स्वाति पोर्टल। स्वाति पोर्टल किससे संबंधित है? वही क्या कहते हैं, विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर 11 फरवरी क्या है, विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। इसी अवसर पर नई दिल्ली में इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी यानी इंसा, आई से इंडियन, एन से नेशनल, एस से साइंस, ए से एकेडमी, इसमें क्या हुआ है, स्वाति नामक पोर्टल लॉन्च किया गया। तो स्वाति एक पोर्टल है, किससे संबंधित है? महिलाओं और बालिकाओं से संबंधित है। और स्वाति का फुल फॉर्म क्या है? एस से साइंस और डब्ल्यू से विमेन यानी साइंस फॉर विमेन। और स्वाति ए से ए हो गया, फिर टी से टेक्नोलॉजी और आई से इनोवेशन यानी साइंस फॉर विमेन और टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। इसे स्टेम में, यानी स्टेम वही जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, इसमें भारतीय महिलाओं और बालिकाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला यह एकल ऑनलाइन पोर्टल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यानी सिंपली आप कह सको तो साइंस के लिए स्वाति पोर्टल महिलाओं से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी चुनावी बॉन्ड असंवैधानिक घोषित किया गया। चुनावी बॉन्ड से संबंधित इसकी न्यूज़ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। अभी फिलहाल इतना ही रखते हैं। तो उम्मीद है आपको ये काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।